Hello students, this is Rahul. Welcome all of you in our YouTube channel रसायन रूम। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12 के रासायनिक बलगत की चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोगों का ये 6 नंबर का सेशन है। ठीक, तो हम लोग देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द ही इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही इसे वीडियो अपलोड हो आपको क्या मिले, नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। ठीक है। हाँ, रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल रसायन रूम पर शेयर कर दिया है। तो जिसको भी पीडीएफ डाउनलोड करना है वहाँ से डाउनलोड कर ले और उसका नोट्स बना ले। ठीक है। नोट्स नहीं बनाना है तो उसी से पढ़े, लेकिन अगर नोट्स बना लेंगे आप तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और उसमें कुछ जो मिस्टेक हैं, एक दो इधर का उधर, ठीक है, थोड़ा बहुत 1 का 2 लिख गया है, 2 का 3 लिख गया है, तो उससे भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखने के बाद उससे लिख रहे हैं तो आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट बहुत लोग अगर लिखना चाहें कि बिना देखे वीडियो को उसको लिख लें तो पहली बात तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो बिना वीडियो देखे नोट्स ना बनाएं, जितना वीडियो आप देखें उसी का उतना ही नोट्स बना लें। ठीक, तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए 2 पेज 3 पेज 4 पेज आप डेली का डेली नोट्स बनाते रहिए और आपका नोट्स प्रिपेयर हो जाए। जो भी सेक्शन इसमें 30% कट गया है उसे मैं नहीं पढ़ाऊँगा या बता दूंगा कि इतना नहीं पढ़ना है, तो आप उतना इस समय मत पढ़िएगा। लेकिन आगे जो कंपटीशन आने वाले हैं, चाहे नीट के हों, चाहे आईआईटी हों, चाहे जेईई हों, तो उसमें वो जो सेक्शन है वो आएगा ज़रूर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बेस हमको पता होना चाहिए। तो देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पर। तो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। हम लोग का आज का टॉपिक क्या है, कोटि पढ़ लिया था हम लोगों ने कि कोटि किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने बताया ही था कल आपसे। ठीक, तो फिर से एक बार कोटि को रिवीजन कर लेते हैं। और कोटि के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि कोटि का निर्धारण कैसे किया जाए। तो अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? तो ये वाला फार्मूला R बराबर K इंटू A⁴n, इसे हम लोग कहते हैं अभिक्रिया का वेग नियम या अभिक्रिया का वेग समीकरण। तो अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण लिखने में अभिकारक की सांद्रता के ऊपर जो उचित घातांक लगाया जाता है उसे ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। या हम यूँ कहते हैं कि अभिक्रिया की कोटि जो है वो क्या करता है, अभिकारक के वेग को प्रभावित करता है। अगर यहाँ पर 0 है तो अभिक्रिया का वेग कुछ और होगा, 1 होगा तो अभिक्रिया का वेग कुछ और होगा, 2 होगा तो अभिक्रिया का वेग कुछ और होगा। अगर हम सिंपली कहना चाहें तो कोटि का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा अभिक्रिया का वेग भी वैसे वैसे ही बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये घात में है। ठीक, कल हम लोगों ने इसे पढ़ा ही था, R बराबर K इंटू A की सांद्रता पे घात n। ठीक है, इसको भी पढ़ लिया था, इसे भी पढ़ा था हमने। आगे बढ़ते हैं लोग। एग्जाम्पल हमने पढ़ा ही था। हम लोग आते हैं विशेषता भी हो गई थी। ठीक है, विशेषता के बाद आभासीय गणक अभिक्रिया भी हो गई थी। ऐसी अभिक्रियाएं जिसकी कोटि का मान 1 परंतु आणविकता 2 होती है, आभासीय गणक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हमने सोडियम एसीटेट और जल का एग्जाम्पल लिया था। हमने अंतर भी पढ़ लिया था कि आणविकता और कोटि में क्या अंतर है। मेन अंतर हमको याद रखना है कि आणविकता सैद्धांतिक मान है और कोटि एक प्रयोगात्मक मान है। आणविकता धनात्मक ही होती है जबकि कोटि धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकती है। अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जो कोटि है, इस कोटि का निर्धारण कैसे किया जाए, कैसे हम लोग ज्ञात करें कि किसी अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी। तो पहली बात तो हम किसी अभिक्रिया को देखकर यहाँ पर बता नहीं सकते हैं कि उसकी कोटि कितनी होगी। हमें लैब में ले जाकर उसका एक्सपेरिमेंट ही करना होगा, मशीन में डालना होगा और उसके कोटि का निर्धारण करना होगा। लेकिन कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिन्हें हम देख कर बता सकते हैं कि उनकी कोटि क्या होती है या कितनी होती है, तो उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो पहला जो हमारा है, यदि किसी अभिक्रिया का वेग नियम अर्थात वेग समीकरण ज्ञात हो, वेग नियम या फिर वेग समीकरण ज्ञात हो, तो हम लोग उसकी कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। मतलब कहीं अगर दिया हुआ है R बराबर K इंटू
ठीक है। अभिकारक की घात पे इतना, तो यहाँ पे दिया है अभिकारक की घात h2 है और h2 पे घात कितना 0, h2 पे घात 0। हम लोगों ने अपने मन से नहीं मान लिया है, यहाँ पर ये वेग नियम पहले से ही लिखा हुआ था। और I2 पे घात भी 0, I2 पे घात भी 0। तो ये n1 हो गया और ये n2 हो गया। इन दोनों का योग कर लें, n1 प्लस n2, n1 और n2 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा n1 प्लस n2, n1 प्लस n2। तो दोनों की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 0 बराबर कितना आंसर आएगा हमारा 0 ही आएगा। इसका मतलब ये क्रिया कैसे हुई, शून्य कोटि की। इसमें हमें ये जो वेग नियम था ये पहले से ही दिया था, इसे हमने अपने मन से नहीं लिखा है। इसी को देख के हम जान गए कि कोटि कितनी है। ऐसे मान लीजिए कि धूप निकला हो, ठीक है, और कोई पूछे क्या धूप निकला है, तो हम क्या करेंगे, धूप को देख के बता देंगे कि हाँ धूप निकला हुआ है, ठीक है। हम वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन कराने नहीं जाएंगे। तो हमें भी ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें अपने मन से अभिक्रिया का वेग नियम नहीं लिखना है। अगर वेग नियम किसी अभिक्रिया का लिखा हुआ है तो उसे हम देखकर सिंपली बता देंगे कि कोटि कितनी है। हाँ, अगला है कि अगर वेग नियम ना लिखा हो तब क्या करें। कोई अभिक्रिया डायरेक्ट ऐसे लिखी हो और कह रहे हैं कि उत्पाद प्राप्त हो रहा है, ठीक है। कोई अभिक्रिया 3A + 2B है, यानी A के मोलों की संख्या 3 है और B के मोलों की संख्या 2 है, इनसे उत्पाद प्राप्त हो रहा है। और कहा जाए कि अभिक्रिया का वेग नियम A की प्रथम कोटि पर, यानी कह रहे हैं कि A की प्रथम कोटि पर और B की शून्य कोटि पर निर्भर कर रहा है। पहले ही बता दिया गया है कि जो हमारी अभिक्रिया है वो A की प्रथम कोटि पर और B के शून्य कोटि पर निर्भर करता है। तो अब हम लोग R लिखेंगे, R बराबर K इंटू A की सांद्रता पे घात n और B की सांद्रता पे घात 0। पहले वाले में ये नियम लिखा हुआ था पहले से, लेकिन यहाँ पर हमें इस सेंटेंस को पढ़कर R की वैल्यू लिखनी है। R बराबर जो समीकरण है हमारा वो लिखना है। हमने लिखा और लिखने के बाद हम जान पाए कि यहाँ पर n1 कितना आ रहा है 1 है और n2 कितना है 2 है। तो 1 और 2 जोड़े तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो इससे ये मालूम चला कि अभिक्रिया की कोटि कैसी है, प्रथम कोटि की है। अभिक्रिया किस कोटि की है, प्रथम कोटि की है, ठीक है। अगला कह रहे हैं थर्ड पॉइंट में, यदि किसी अभिक्रिया में किसी अभिकारक के नीचे अधिक लिखा हो, अधिक मतलब अधिक मात्रा में, जैसे कल जल था, जल अधिक मात्रा में था तो उसकी कोटि कितनी हो गई थी 0। अधिक लिखा हो तो उसकी कोटि 0 होती है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी के नीचे अधिक लिखा है तो उसकी कोटि 0 हो जाएगी। और दूसरे की कोटि कैसे निकालेंगे हम, तो दूसरे की कोटि हम लोग जो उसके आगे मोल लिखा है उसे ही मान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो समीकरण बनेगा तो R बराबर K की सांद्रता, K इंटू A की सांद्रता और A की सांद्रता पे घात वही हो जाएगा जितना उसका मोल होगा, जितना उसका मोल होगा। और B की सांद्रता पे घात पहले ही बता दिया गया है क्वेश्चन में कितना 0। B की सांद्रता पे घात कितना 0, ठीक। तो A की सांद्रता पे घात 3 है, B की सांद्रता पे घात 0 है। दोनों को जोड़ लें हम लोग, जोड़ने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी कहेंगे कि सर आपने तो यहाँ 3 नहीं लिखा था, ठीक है, यहाँ 2 नहीं लगाया जब 3 लिखा था। तो भैया यदि कोई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई एक अभिकारक अधिक में है और दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है, और तब हमसे कोई ज़बरदस्ती पूछ रहा है, तो हम मशीन में तो डालने नहीं जाएंगे उसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोलों को उसके घात के ऊपर लगा देंगे, यानी उसकी सांद्रता के घात के ऊपर लगा देंगे। ये हमको याद होना चाहिए या हमको ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ नहीं कह रहा, बता रहा है, यहाँ पे साफ साफ कह रहा था कि ये प्रथम कोटि की है, ये शून्य कोटि की, तब तो हमने लिख दिया था डायरेक्ट 1 और 2। यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया, केवल ये कहा गया कि ये अधिक में है। अधिक में है तो हम जानते हैं शून्य कोटि की होगी, तो यहाँ 0 लिख दिया हमने। अब A के घात पे क्या करें, इसको भी 0 लिख दें, तो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर जो भी लिखा है रिएक्शन में उसे ही हम उसकी घात पर लगा देंगे। 3 लिखा था हमने 3 लगा दिया। फोर्थ पॉइंट हमारा है
कि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात होने पर, यदि कोई अभिक्रिया है और उसके वेग स्थिरांक की इकाई दी हुई है, तो वेग स्थिरांक की इकाई से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि उसकी कोटि कितनी होगी। ठीक है, अब कहेंगे सर ये कैसे, तो एक हम लोग क्वेश्चन पढ़ें, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग आसानी से जान जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई प्रति सेकंड है, वेग स्थिरांक की इकाई दी हुई है प्रति सेकंड, और इस अभिक्रिया की कोटि बतानी है, ये कोटि है कितनी। ठीक है, तो वेग स्थिरांक k की इकाई कितनी है, प्रति सेकंड दी है। ठीक, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नया स्क्रीन लेके, तो वेग स्थिरांक की इकाई k की इकाई कितनी है, k की इकाई बराबर लिखना, k की इकाई बराबर प्रति सेकंड हम लोग लिखते हैं सेकंड इनवर्स। क्या लिखते हैं, सेकंड इनवर्स। ठीक है, अच्छा हम लोग को ज्ञात है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जो वेग स्थिरांक की इकाई होती है k बराबर, ठीक है, वेग स्थिरांक की इकाई जो है k बराबर वो कितनी होती है। ठीक है, तो वेग स्थिरांक k की जो इकाई है हम लोग पढ़ ही चुके हैं ये कि मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स होती है। ठीक है, मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1, कहाँ चला गया स्लाइड हमारा, चलो यहीं समझाते हैं। ठीक है, तो k की इकाई कितनी दी थी, k की इकाई दी है सेकेंड इनवर्स, k की इकाई सेकेंड इनवर्स, k की इकाई सेकेंड इनवर्स। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि k की इकाई कितनी होती है, वेग स्थिरांक की इकाई बराबर मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। हमने ये फाइंड किया है, कहाँ फाइंड किया था, तो हम लोगों ने इसे पीछे अपने किसी सेक्शन में सॉल्व किया था, उसको देख लेना वहाँ से। ठीक है, अगर कोई नहीं जानता है तो वीडियो को शुरू से देखें, फर्स्ट से, तो उसे ही मिलेगा, शायद सेकंड की थर्ड वीडियो में है। तो इसका जो तुलना है वो लोग हम इससे कर दें, हम लोग इस वाले समीकरण से करेंगे। इसको अगर हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लें और इसको समीकरण नंबर 2 मान लें, तो हम लोग आसानी से तुलना कर सकते हैं। अब कैसे तुलना करेंगे आसानी से, तो देखो अब यहाँ जो सेकंड इनवर्स लिखा है, इनकी और इनकी तुलना तो हो नहीं सकती है, तो हम लोग क्या करें, इसके आगे मोल और लीटर भी लिखते हैं। मोल पे घात कितना 0 और लीटर पे घात कितना 0 और सेकंड इनवर्स, तो हम लिख सकते हैं k को, इस सेकंड इनवर्स को इस रूप में कि k बराबर मोल पे घात 0 लीटर पे घात 0 सेकंड इनवर्स। ये वाला हमारा कन्वर्ट हो गया इसमें। पहले से हमको पता था कि जो वेग स्थिरांक है उसकी इकाई कितनी होती है, मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स होती है। अब हम इन दोनों का तुलना कर दें, इन दोनों में कंपैरिजन कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। जब कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे मोल पे घात 0 है और यहाँ मोल पे घात 1 माइनस n है, तो मोल के घातों की तुलना कर दो, चाहे लीटर वाले के घातों की तुलना कर दो, तो हम मोल के घात की पहले तुलना करते हैं। तो मोल के घात देखें तो यहाँ कितना है 1 माइनस n है और यहाँ कितना है 0 है, तो 1 माइनस n बराबर 0, n को पक्षांतर कर दो तो n बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब चाहे इससे तुलना कर दो n माइनस 1 से, तो n माइनस 1 बराबर 0, 1 को पक्षांतर कर दो तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1। दोनों सॉल्व किए, चाहे लीटर से चाहे मोल से, हमारी जो अभिक्रिया मिली वो किस कोटि की मिली, प्रथम कोटि की मिली। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण वेग स्थिरांक की इकाई द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, वेग स्थिरांक की इकाई पता हो तो उसे हम लोग लिख देंगे और फिर जो हमें ज्ञात है जो वेग स्थिरांक की इकाई का फार्मूला है उससे तुलना कर देंगे। तुलना करने के बाद हम लोग कंपैरिजन करेंगे, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, हाँ, अगला है 5th पॉइंट कि यदि कोई अभिक्रिया आभासी एकड़ों अभिक्रिया है। आभासी एकड़ों अभिक्रिया की डेफिनेशन हम लोग पढ़े ही थे कि उसकी कोटि कितनी होती है 1। तो यदि किसी क्वेश्चन में कहते हैं कि यह अभिक्रिया कैसी है, आभासी एकड़ों है, तो उसकी कोटि का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक, सिंपल सी बात है।
अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में आया भी है। ठीक, क्वेश्चन है कि अभिक्रिया 3A है, ये उत्पाद बना रहा है के लिए अभिकारक A की सांद्रता 4 गुनी अधिक करने पर, ये अभिक्रिया है और इसकी सांद्रता क्या कर देंगे 4 गुनी अधिक करने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। ठीक है, सांद्रता 4 गुनी करने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि की गणना कीजिए। हमें यहाँ कोटि निकालना है। कोटि निकालने का मतलब हमें क्या पता करना है, हमें n पता करना है। हमें क्या पता करना है, हमें n पता करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखते हैं इस अभिक्रिया के लिए कि कोटि क्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि इस अभिक्रिया के लिए कोटि n है, तो वेग नियम से हम लोग लिखेंगे कि R बराबर K इंटू A की सांद्रता पे घात n। ठीक, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि सांद्रता को 4 गुना करने पर ये जो A है वो कितना हो जाए 4A हो जाए। सांद्रता को 4 गुनी करने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। R कितना हो गया 2R हो गया। ठीक है, कोटि पर कोई प्रभाव, कोटि पर क्या प्रभाव पड़ा वो हमें पता करना है, यानी n की वैल्यू पता करनी है हमें। ठीक है, यानी कोटि कितनी है उसकी। ठीक, तो कोटि तो वही होगी जो पहले कोटि थी, वही बाद में होगी। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो चाहे समीकरण 1 को 2 से भाग कर दो, चाहे इसको इससे भाग कर दो, चाहे इसको इससे भाग कर दो। हमने समीकरण 1 को 2 से भाग किया है, भाग करेंगे R से R कैंसिल, यहाँ K से K कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर अलग करोगे तो 4 बाहर आ जाएगा, A की सांद्रता से A की सांद्रता कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, इधर 1/2 और इधर 1/4। ठीक है, 1/4 को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब इसका स्क्वायर हो। ठीक है, ऐसे 1/4 बराबर लिख सकते हैं हम लोग कितना, 1/2 पे घात 2, 1/2 पे घात 2। ठीक है, लेकिन इस पे घात पहले से ही n था, इस पे घात पहले से ही n था, तो इस पे क्या हो जाएगा 2n, इस पे क्या हो जाएगा 2n। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/4, इसको कन्वर्ट किया 1/2 में तो ऊपर चला गया 2 और n के साथ मिल गया तो कितना आ गया 2n। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। इस 1/2 का घात जो है 1 है और इस 1/2 का घात 2n है। अब दोनों के घातों की तुलना कर दें, घातों की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो 2n बराबर 1 आ जाएगा, n बराबर 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारी अभिक्रिया है वो हाफ कोटि की है, हाफ ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, कितना है, आधे कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व करने पे कितना आया, कोटि हमारा सॉल्व करने पर 1/2 यानी हाफ ऑर्डर रिएक्शन है ये। ठीक है, यहाँ पर कोटि का निर्धारण कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, जल्दी से कोई रिवीजन करते हैं हम लोग। यदि अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया का वेग नियम दिया है तो वेग नियम पे कितना घात है अभिकारक पे उसे देख के हम लोग जान जाएंगे। ऐसा नहीं है तो कोई अभिक्रिया है और अभिक्रिया में जो अभिकारक दिया है उसकी कोटि प्रथम घात की है कि 0 घात की है, अगर वो बता रहे हैं तो वेग नियम लिखेंगे, घात लगाएंगे और उनको जोड़ेंगे, उससे हम लोग कोटि निकाल सकते हैं। यदि अभिक्रिया में कोई आधिक्य में है तो उसकी कोटि कितनी होगी, 0 होगी, और जो दूसरा अभिकारक बचा उसके आगे जो मोलों की संख्या होगी वही हम घात में लगाएंगे, तो 3 + 0 कितनी आ गई, उसकी कोटि 3 आ गई। अगला कह रहे हैं कि वेग स्थिरांक की इकाई को पता हो तो वेग स्थिरांक की अगर इकाई पता है तो इस वाले समीकरण से उसकी हम तुलना कर देंगे और तुलना करने के बाद उसकी हम लोग कोटि पता कर लेंगे। अगला कह रहे हैं कोई आभासीय एक अणु अभिक्रिया हो तो आभासीय एक अणु में हमें सोचना ही नहीं है, उसकी कोटि 1 होगी। ठीक है, एक हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया, उसकी कोटि का निर्धारण वेग नियम के द्वारा या वेग समीकरण के द्वारा हमने किया। हमें ये पता रखना होगा या ये याद रखना होगा कि वेग नियम दूसरा है और अभिक्रिया का वेग दूसरा है। क्वेश्चन आ रहा है कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, तो हम लोग उस नियम को लिखेंगे पहले कि अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताओं के अनुपात को क्या कहते हैं, सांद्रता परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और अगर वेग नियम आ गया तो हम ये लिखेंगे कि अभिक्रिया का वेग तथा अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध बताने वाले समीकरण को अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण कहते हैं। तो अभिक्रिया के वेग और वेग नियम में डिफरेंस है, दोनों का जो डिफिनीशन है वो अलग अलग है।
तो यदि अभी तक आप लोगों ने मेरी सारी वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप लोग देखिए, बिना देखे आप लोग डिफरेंस नहीं समझ सकते हैं कि डायरेक्ट इसी पर आ जाएं। ठीक है, तो देखिए और उसको सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि आप लोगों को जो हमारा वीडियो है वो टाइमली अपलोड होते हुए तुरंत मिल जाए। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी कमेंट और क्वेरीज देन यू विल बी कमेंट below the comment section. Thank you.